हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज आप सभी तक बुलंद तरीके से पहुंच रही है। आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त हैं और मस्त भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक बिल्कुल कवर कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स जो डिस्कशन है वो हम प्रारंभ करेंगे। बहुत मजे से भी क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो आज की क्लास शुरुआत करने के पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक आपकी वजह से रोज सुबह नहाने की आदत सी हो गई है। चलो अच्छा, कुछ तो अच्छा सीखा तुमने मुझसे, ठीक है। अच्छी बात है, थैंक यू कि तुमने बात मानी। थैंक यू मुझे बोलना चाहिए, ना सिर्फ बोलने थोड़ा होता है। तुमने इसको एक्सेप्ट किया ना, ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखो, एक छोटी सी बात मैं बताने जा रहा हूं, वो सबसे पहले ध्यान रखना। ओके, बहुत बहुत ईमानदारी से ध्यान रखना। लेटेस्ट से तुमने अपने जीवन में कोई कांड कर दिया, कुछ कांड कर दिया तुमने, ठीक है। तो लोगों ने ये प्लान किया कि इस आदमी को ना अंडे से मारेंगे। होता है ना, देखो सुना होगा, लोग अंडे से मारते हैं लोगों को। तुमने कोई कांड किया है, तो क्या हुआ मैं दिखाता हूं कहानी। एक आदमी है, उसका नाम है रमेश, राइट। इसने कोई कांड कर दिया है ना। अब इसने जो कांड किया उसकी वजह से लोगों ने प्लान किया कि चलो अंडे खरीद के लाते हैं और अंडे से इसको मारेंगे, ठीक है। तो वो लोग गए, उन्होंने अंडे खरीदे, उन्होंने 100 एग्स खरीदे। ध्यान से देखना, 100 एग्स खरीदे, किसको मारेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि रमेश भाई साहब को मालूम चल गया कि हमें मारने का प्लान है। रमेश भाई साहब देश छोड़ के भाग गए, ठीक है। अब इन लोगों को मालूम चला कि यार अब देश छोड़ के अगर ये भाग गए हैं तो अंडों का क्या करें, अंडे बेचना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा चलो जिस काम के लिए लाए थे वो काम तो हो नहीं पाया, तो अब इन अंडों को ना प्रॉफिट में नहीं बेचेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस में सेल करने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं इन्होंने जो अंडे खरीदे हैं वो 20 रुपए, राइट, पर एग खरीदा है। आप कहोगे इतना महंगा एग कहां होता है। होता है, बहुत तरह के एग आने लगे हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, भगवान जाने क्या क्या, ठीक है। तो 20 रुपए पर एग मान लेते हैं इसकी कॉस्ट है। तो ये भाई साहब लोग जा रहे थे कि चलो इसको कॉस्ट प्राइस ही निकाल लेते हैं, अंडे तो बेकार ही हो गए। रमेश तो भाग गया। तो ये जा रहे थे, लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि 20 एक्स ब्रेक कर गए, है ना, टूट गए, आपस में लड़ के बेचारे टूट गए 20 एक्स। तो अब जाहिर सी बात है, अगर ये बाकी बचे 80 एक्स को बेचेंगे तो अब जो इनका प्लान था कि हमने जितने में खरीदा है 20 रुपए पर एग, 20 रुपए पर एग में अगर बेच देते तो इनका नो प्रॉफिट नो लॉस होता। 20 खराब हो गए यार। अब 20 खराब हो गए तो अब सवाल ये उठता है कि वही मुनाफा कमाने के लिए, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए किस प्राइस में आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके कई तरीके हैं। आप कह सकते हो कि 100 इंटू 20 शुरुआत की कॉस्ट है, यही निकालना है। और अगर हमारे पास 80 एक्स बचे तो 80 इंटू एक्स बनेगा। और आप कहोगे यहां से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000/80, एंड आई कैन से 200/8 कितना होगा आपका। अगर आप डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा। 25 रुपीज पर एग में बेचोगे अगर, तो नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बचेगा। बट मैं ना क्या समझाना चाहता हूं तुमको, कि थोड़ा सा इसके ऊपर उठाना चाहता हूं कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो जाए आपकी। तो देखो ध्यान से, इस कारण से अगर किसी को, क्योंकि अंडे ब्रेक हो गए, इस कारण से अगर किसी को नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में जाना है तो मैं एक सिंपल कहानी समझाने जा रहा हूं। 100 थे, 20 एग आपके खराब हो गए, बेकार हो गए, जो अब तुम नहीं बेच सकते हो। तो आप कहोगे 1/5 मेरा एग जो है वो खराब हो गया, क्वांटिटी लॉस हो गया। तो सिर्फ इसकी रिकवरी के लिए, ऑब्वियसली अगर कुछ खराब हो गया तो मुझे ज्यादा रेट में बेचना पड़ेगा, सिंपल है, इजी। तो कुछ तो एक्स्ट्रा वैल्यू देनी पड़ेगी, मुझे रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो वो रेट क्या है, ये आपका जो AB पेयर होता है वहां से मालूम चल जाएगा। AB पेयर क्या होता है, आपको ध्यान है कि +1/3 का जो AB पेयर होता है वो -1/4 होता है। -1/5 का AB पेयर क्या होता है, +1/4 होता है। वो जो ऐसे मैंने आपको सिखाया था ना, ये वाला। तो यहां पर अगर वैल्यू +1/4 है तो यहां -1/5 आएगा। इन्हीं को हम बोलते हैं AB पेयर, ठीक है। तो अगर आपको क्वांटिटी में 1/5 का नुकसान हो गया है,
क्वांटिटी में अगर 1/5 का नुकसान हो गया है तो सेम लेवल मेंटेन करने के लिए कि आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का केस रहे, यहां पर आपको जो दाम बढ़ाना पड़ेगा वो इसका पेयर बढ़ाना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे, +1/4 रेट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट। अब आप कहोगे ये नहीं बताओगे तो भी चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। अब मैं आपको दूसरा केस दे रहा हूं। दूसरा केस देखो, ये हो गया कि मान लिया तुम्हारे पास 100x हैं और तुम्हारा प्लान ये है कि इन 100x को बेचकर, ध्यान से देखना, इन 100x को बेचकर तुम्हारी इच्छा है कि 20% का प्रॉफिट कमाया जाए। मतलब तुमने जितने भी खरीदा, डजंट मैटर, तुम्हारा प्लान है कि इसको 20% मुनाफे में बेचेंगे हम। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि मान लिया कि 25 जो x हैं तुम्हारे, राइट, वो खराब हो गए, ब्रोक हो गए, लेकिन आपको अभी भी इतना ही प्रॉफिट कमाने की इच्छा है, तो क्या करोगे? सबसे पहले आपका काम होगा कि पहले तो नो प्रॉफिट नो लॉस केस बताओ। आप कहोगे -1/4 का नुकसान हो गया, क्वांटिटी में हुआ कि नहीं हुआ? तो इस -1/4 के नुकसान को ही मेंटेन करने के लिए मुझे 1/3 रेट ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, और सक्सेसिव में 20% का मुनाफा कमाना है मुझे, तो 1/5 उसका भी बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। तो आप कहोगे ये वैल्यू क्या होगी? 4/3 गुना होगी, और यहां जो वैल्यू होगी वो 6/5 गुना होगी, तो 4/3 इंटू 6/5, तो ये वैल्यू आपकी अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे 3 दूनी 6, तो ये बनेगा आपका 8/5, और ये 16 1.6 हो गया, तो ये हो गया आपका 60% आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओ भैया क्लियर होगा कि नहीं बताओ? समझ में आ रहा है? तो मैं आपको इस चीज का एक मीनिंगफुल तरीका दे रहा हूं कि ये मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं लिखना है। 1/4 का नुकसान हो गया, तो इसी को रिकवर करने के लिए, जस्ट फॉर रिकवरी, आपको रेट 1/3 से बढ़ाना पड़ेगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस केस का बनेगा। लेकिन तुम्हें उसके ऊपर 20% कमाने का है। अगर तुम्हें उसके ऊपर 20% कमाने का है, अगर तुम्हें उसके ऊपर 20% कमाने का है, तो आपकी वैल्यू क्या होगी? आपकी वैल्यू होगी 60% अप टोटल ओवरऑल। ओके, क्लियर है कि नहीं? कुछ बच्चों को इश्यू आ रहा है, 1 मिनट, इनको प्लीज आप लोग लिख दो कि वो ऐप से बाहर जाके एक बार रीओपन कर ले। मैं टीम से बात करता हूं, मैं टीम को ही बोल देता हूं फोन करके। हेलो, हाँ जगदीश, एक क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनको वीडियो फीड नहीं मिल रहा है, कुछ को मिल भी रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है। हेलो, नहीं है, कई बच्चे हैं जो लिख रहे हैं। और इसका जगदीश एक बार बात करके टीम से ना पूरा ये शॉर्ट करा दो, टेक्निकल इश्यूज ना आए क्लास में प्लीज, है ना? ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, मतलब स्मूथ क्लास चले मॉर्निंग में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फिर से मैं समझाता हूं आपको। ये क्लियर हुआ? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो इस्तेमाल हमें करना है, राइट, इसका जो हमें इस्तेमाल करना है, ये बहुत काम करेगा आपको, आपके अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने में, राइट। तो ये बात ध्यान रखना जो मैंने अभी बताया है, इसको हम आगे यूज करेंगे। अब सवालों पर आते हैं। ये सवाल देखिए, पढ़िए, ओके, रीड द क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर फॉर दिस। कह रहा है ए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचेगा, बी इसको 8% लाभ पर बेचेगा, सी इसे डी को 25% हानि पर बेचेगा। यदि ए और बी के लाभ के बीच का अंतर 260 है तो डी इसे कितने में खरीदेगा। ठीक है, ये मेंस में आया हुआ सवाल है 16 नवंबर को। आसान सवाल है, बट कितना तेज तुम इसको कर सकते हो वही इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहा यहां मेरी वैल्यू 20% है एक प्रकार से, यहां मेरी वैल्यू क्या है 8% है, और यहां पर क्या वैल्यू है आपकी -25% है। और कह रहा है कि जो ए और बी को जो मुनाफा हुआ है, ये ए का मुनाफा है, ये बी का मुनाफा है, इनके बीच का जो अंतर है वो आपको कैलकुलेट करने का है। वो अंतर दिया हुआ है, तो ये बताना है डी कितने में खरीदेगा। ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है, और ये तुम्हारा डी है अल्टीमेटली। ठीक है, तो आप 100 से भी सवाल को कर सकते हो। आप कहोगे ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू मेरी 120 होगी, और 12 8 अगर आप करते हो, यहां पर 8% आप इसका निकालते हो, तो ये 9.6 बनने वाला है आपका। अगर ये 9.6 बनने वाला है तो 120 और 9 कितना हो गया आपका 129.6 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर इसका हम 1/4 माइनस करेंगे,
तो मैं कहूंगा इसका 1/4 कितना होगा, या फिर आप इसका 3/4 निकाल लो, एक ही बात है। तो जरा इसको कैलकुलेट करो, 1/4, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 4 चौके 16, आपकी ये वैल्यू होगी 32.4। ठीक है, अब ये 32.4 क्या होगा, इसमें माइनस होने वाला है, तो डी को जो वैल्यू मिलने वाली है इसको क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये निकालना है कि डी ने कितने में खरीदा है। आपको 29.6 अगर हम माइनस करेंगे, उसके बाद 2.8 और भी है। तो एक बात ये बताओ, क्या ये वैल्यू 97.2 है? क्या ये वैल्यू 97.2 है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो मुझे जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है अब यहीं से होगी। तो आप कहोगे यहां जो 20 है और यहां जो 9.6 है, इसका अगर मैं अंतर निकालूंगा तो आएगा 10.4, और ये 10.4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 260। क्या ये सही लिखा है सब कुछ? बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या यही वैल्यू यहां पर दी हुई है? ए और बी के प्रॉफिट्स के बीच का अंतर, तो 20 और 9.6 का जो अंतर है वो 10.4 है। क्या वही वैल्यू आपको 260 दिया हुआ है? यस। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है कि 97.2 की वैल्यू क्या होगी। क्या आपको अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, या हम किसी और तरीके से कम मेहनत करके इस सवाल को लगा सकते हैं? डिवाइड करो, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताओ 26 से क्या ये वैल्यू कटेगी? देखो 26 से साफ साफ कट रही है। अगर 26 से आप इसको काटोगे तो ये 26 × 4 है। तो आपको यहां से अब दिखेगा कि 1 यूनिट अगर आप निकालते हो तो 25 के बराबर है इसेंशियली। एक्चुअली में 1/4 से लेना देना, तो 1 यूनिट आपकी 25 हो गई। आपको निकालना है 97.5 यूनिट, और आपको पता है 25 क्या होता है, 100/4 होता है। तो इस वैल्यू को आप जरा डिवाइड कर लो, तो आपको हो गया 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 3 12। ठीक है, इस तरह से बन रहा है। क्लियर और नॉट? ये 100/4 है तो 9750 हुआ ना, 9750/4। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं कि 24 बार अगर आप लेके जाते हो इस वैल्यू को, सॉरी 97.2 था, एक मिनट, 97.2 है यहां पर, हाँ। तो 960 है और 960 + 12 है, तो आपका वैल्यू कितना हो गया? सिंपली 2430 आपका आंसर होगा, 2430। तो इस क्वेश्चन में देयर इज कैलकुलेशन, लिटिल बिट कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, एंड द रीजंस आर वेरी क्लियर टू यू। क्योंकि अल्टीमेटली जो डी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो वो सर्टेन परसेंटेज में है, इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। बट यू कैन आस्क मी कि क्या इसको हम किसी और तरीके से करें तो हमारा समय बच सकता है? यू कैन सेव लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट बहुत ज्यादा समय नहीं बचेगा। ठीक है, रेशियो से आप डेफिनेटली इस सवाल को ट्राई कर सकते हो। रेशियो से आप सवाल को ट्राई करोगे तो ए और डी का जो रेशियो है वह थोड़ी सरलता से आपको मिल जाएगा। इस स्टेप का सब्ट्रैक्शन आपका बच जाएगा। ठीक है, तो अगर आप रेशियो का इस्तेमाल करोगे तो आप कहोगे ये वैल्यू मेरी 5 से 6 हो रही है, ये वैल्यू जो 8% होती है वो वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1/25 जो होता है आपका, उसका 2 गुना, तो ये 2/25 हो गया। तो यहां पर आपकी वैल्यू जो 25 है, ये 25 से 27 बनेगी, राइट। फिर आपकी ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपकी 4 से 3 बनेगी। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम बच रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समय ज्यादा आपको लग रहा है, उतना बचेगा नहीं। आपको बस यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये कैसे हम एडजस्ट करें, दैट्स इट। सब्ट्रैक्शन अगर आप उसमें थोड़ा सा भी ठीक हो तो ये बेकार नहीं है, बहुत बढ़िया मेथड है, सिंपल है, कुछ नहीं है। तो जितना आपको महसूस हो रहा है उतना टाइम नहीं बचने वाला है। ठीक है, दिस इज अ नाइस मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आपको रेशियो में भी मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी तुमको, उधर भी है। चले आगे बढ़े, अगला सवाल करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व नाउ, मूविंग फॉरवर्ड। ये सवाल देखो, 15 बल्ब बेचने के बाद बिश्नोई को 5 ट्यूबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, जबकि 10 ट्यूबों की बिक्री के से चावला जी को 14 बल्बों के विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है तथा बल्ब का क्रय मूल्य ट्यूब के क्रय मूल्य का 1/3 है। ट्यूब के विक्रय मूल्य का बल्ब के विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा? चलो करो प्लीज। अच्छा सवाल है, ये है बड़ा सा, लेकिन है अच्छा, बड़ा सा है। बड़ा सा देख के लोग डर जाते हैं, समझे कि नहीं? तो जो रूप होता है ना वो बहुत मैटर करता है हमारी दुनिया में। आप कहीं जाते हो और आप बढ़िया से ड्रेस वस करके जाओ, बिल्कुल चकाचक बन के, है ना, अच्छे कपड़े प्रेस किए हुए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तुम पहुंचो तो एक अलग ही इंपैक्ट पड़ता है भैया। लोगों को लगता है तो कुछ तो है ये। ठीक है,
तो पहनावे ओढ़ावे पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसलिए कहीं आप जाते, इसका बहुत असर होता है यार। हम लोग को तो पहनना कपड़े नहीं आते थे यार, 12th के बाद निकले, लखनऊ गए, पागलों की तरह रहते थे। चप्पल और वो जो पैंट आती थी ना सिलवाने वाली, वो पैंट और एक शर्ट जो नीचे तक रहती थी, बेल्ट का नाम हमने जीवन में नहीं सुना था। ठीक, जीन्स नो, ऐसे रहते थे। ओके, तो डरना मत, ऐसा नहीं है। सवाल में काफी ग्रूमिंग है, बाकी है कुछ नहीं। देखो क्या दिया हुआ है, 15 बल्ब बेचने के बाद विश्नोई को 5 ट्यूबों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 ट्यूबों का सेलिंग प्राइस। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन है सवाल की, वो लाइन ये है कि ये जो लॉस परसेंटेज है और जो प्रॉफिट परसेंटेज है, इसका संख्यात्मक मान बराबर है। एक बात मेरे को बताओ कि एसपी बटा सीपी अगर मैं लिखूं और मैं कहूं ये SP2 अपॉन CP2 के बराबर है, जब SP और CP का रेशियो सेम होगा तो क्या प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बराबर होंगे? इज इट ट्रू और इट इज नॉट ट्रू? इट्स नॉट ट्रू। जब SP और CP का रेशियो सेम है, अगर दोनों प्रॉफिट के केसेस हैं और हम कहें दोनों के प्रॉफिट परसेंटेज मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, तो यह कंडीशन सही होगी। लेकिन अगर एक प्रॉफिट एक लॉस है तो यह बात सही नहीं है। लेकिन मैं अब दूसरी बात करने जा रहा हूं कि पहले केस का जो प्रॉफिट है और दूसरे केस का जो पहले पीरियड का जो CP है 1 और दूसरे केस का जो प्रॉफिट है और दूसरा केस का क्या है CP2, यहां 1 लिखेंगे, और दूसरे केस में मान लिया लॉस है तो मैं यहां लिखूंगा लॉस डिवाइडेड बाई CP2। यहां पर आप 1 मत लिखो, चलेगा। अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या अगर एक केस में प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे केस में मुझे लॉस हो रहा है और ये दोनों रेशियोज अगर बराबर हों तो क्या हम बोलेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज मैग्नीट्यूड में सेम होंगे? बोलो ये सब नो, ये बात समझ लेना मेरी बात। यस, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, बट दिस इज ओनली ट्रू व्हेन ईदर देयर इज प्रॉफिट एंड देयर इज इधर बोथ प्रॉफिट है या दोनों लॉस है। एसपी और सीपी का रेशियो कांस्टेंट रहेगा अगर दो केस में प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो या दो केस में लॉस परसेंटेज बराबर हो। लेकिन अगर एक का प्रॉफिट परसेंटेज दूसरे के लॉस परसेंटेज के बराबर है तो यह होना चाहिए। ओके, काइंड ऑफ। अब यही करना है यार, जो भी इन्होंने दिया लिखते हैं। 15 बल्ब को बेचने में क्या होगा? क्या 15 बल्ब का कॉस्ट प्राइस लगेगा? यस, तो ये कॉस्ट प्राइस नीचे रख दिया। मुनाफा कितना है? 5 ट्यूब का सेलिंग प्राइस, 5 SPT सेलिंग प्राइस ऑफ ट्यूब, तो ये एक रेशियो हुआ, ये प्रॉफिट है। दूसरे में कह रहा है 14 बल्बों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ, तो 14 बल्बों का विक्रय मूल्य इज 14 सेलिंग प्राइस ऑफ बल्ब डिवाइडेड बाई 10 ट्यूब बेचा है तुमने, तो 10 कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्यूब। आगे भी कुछ जानकारी दी है और वो जानकारी ये दी हुई है कि बल्ब का जो क्रय मूल्य है वो ट्यूब के क्रय मूल्य का 1/3 है। तो बल्ब का जो क्रय मूल्य है वो ट्यूब के क्रय मूल्य का 1/3 है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको मानोगे 1 तो ये होगा 1/3। अब आपकी एक सिंपल सी रिलेशनशिप बन गई और वो रिलेशनशिप ये बन गई है कि ये बनेगा 5, तो 5 SPT बटा 5 इज इक्वल टू 14 SPB बटे 10। 5 से काटो 10 बनेगा, 2 को काटो 7 बनेगा। अब तुम्हें जो निकालना है वो निकालना है SPT बटे SPB और ये वैल्यू हो गई तुम्हारी 7/5। क्या पूछा है उसने? ट्यूब का बल्ब से पूछा है, ट्यूब का बल्ब से 7/5, बी ऑप्शन। Who is saying CP1 and CP2 must be same? No, not at all, प्रतीक जी। यहां CP1 और CP2 का सेम होना जरूरी नहीं है। रेशियो, हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट अमाउंट बटे कॉस्ट प्राइस। हाउ डू यू कैलकुलेट लॉस परसेंटेज? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो दो अलग अलग केसेस में अगर ये रेशियोज बराबर हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज बराबर होगा। तो CP1 और CP2 सेम होने की जरूरत नहीं है यहां पर। ऑब्वियसली 1 2 मैंने इसलिए लिखा है कि सेम नहीं है।
आप मेरी बात को समझो, भावनाओं को समझो। तुमने कहा तुम्हारा कॉस्ट प्राइस 200 रुपए है और तुम्हें 20 रुपए का मुनाफा हुआ, और तुमने कहा तुम्हारा कॉस्ट 100 रुपए का है और तुम्हें 10 रुपए का लॉस हुआ। दोनों केस में कॉस्ट प्राइस अलग अलग है, लेकिन पहले का प्रॉफिट परसेंटेज भी 10% है और दूसरे का लॉस परसेंटेज 10% है। तो एज लॉन्ग एज दिस रेशियो इज सेम, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज विल बी सेम। कितनी छोटी बात समझा रहा हूं यार। आप लोग फॉर्मूले को ऐसा रट भी लिया है, उस फॉर्मूले को भी नहीं सोच पा रहे हो क्या? फॉर्मूला क्या है तुम्हारे प्रॉफिट परसेंटेज का? यही तो है। ये क्या है? ये लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है, बस 100 से गुणा करना है। तो वही तो मैंने लिखा, और क्या लिखा मैंने? नहीं समझ में आई ना? क्या आए हो? पहला सवाल तो मैं अब यही पूछूंगा, जिसको समझ में नहीं आया कि ना क्या है वो। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल करें। कंफ्यूजन अगर बना है तो बना के रखो, क्लास के लास्ट में बताता हूं। अभी ये सवाल हो गया, ठीक है। एक वस्तु को बेचने के बाद दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत इसके विक्रय मूल्य का 70% है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 10% और इसका क्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया लाभ प्रतिशत कितना होने वाला है? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, करो इसको। प्लीज टेल मी व्हाट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। करिए। चलो करो इसको। क्या आंसर है इसका? डी। कुल्लू करें, डी है इसका उत्तर। देखते हैं क्या उत्तर। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एसपी और सीपी दो चीजें दी हुई हैं। इसको अगर तुम मान लो कि ये 100 है तो इस पे 70% का मुनाफा है। इस पे अगर 70% का मुनाफा है तो इसमें 70 घटाओगे तो ये वैल्यू आएगी 30। तो सीपी तुम्हारा हो गया 30। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है इसको ना 25% से बढ़ाओ, इस वैल्यू को 25% से बढ़ाओ। अब वो ये 4 का मल्टीपल नहीं है तो मैं कहूंगा कर लो 2 से गुणा करो ताकि 4 का मल्टीपल हो जाए। अब 60 को अगर तुमने 25% से बढ़ाया तो 15 बढ़ाया 75 हो गया ये, और इसको 10% से बढ़ाया, विक्रय मूल्य 10% से बढ़ाया तुमने, 200 क्या होगा? 220 हो जाएगा। कह रहा बताओ कितना मुनाफा हो रहा है? तो आप कहोगे ये वैल्यू क्या है मेरी? 75, और ये वैल्यू मेरी क्या है? 220। ठीक है कि नहीं है? देखो 3 बार नहीं जा रहा है, 3 बार से थोड़ा सा कम है, मतलब इट इज 3 माइनस। 3 माइनस का मतलब 3 से थोड़ा कम है। अगर ये रेशियो 3 से थोड़ा कम है तो आपका जो परसेंटेज बनेगा ना वो 200% से हल्का सा कम होगा। आंसर क्या होगा? डी। भैया जब कोई चीज 3 गुना होती है ना तो चेंज परसेंटेज क्या होता है? 200%। 4 गुना होती है 300%। अगर कोई चीज 3 गुना से थोड़ा कम है मतलब 200% से थोड़ा कम, मेरा आंसर है डी ऑप्शन। व्हाट विल बी द आंसर? डी ऑप्शन। समझ में आ गया नहीं? कहो कि आ गया, पहले कहो। ठीक है, तो कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो कर लो, एग्जैक्ट करना है तो करवा देता हूं। अगर आप सीधे प्रॉफिट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकाल में क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? इसलिए मैंने सीधे एसपी बटा सीपी निकाल दिया। देखो आपकी जो आदत है ना प्रॉफिट को लिखने की, वो ये है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, है ये आदत? वो आदत छोड़ दो, बचपना है। इसको ऐसे देखो, प्रो बन जाओ थोड़ा। जब इसको ऐसे देखोगे तो आप एसपी बटा सीपी निकालो सीधे, और एक का मतलब होता है 100%। 100% माइनस कर दो। तो मैं वही कर रहा हूं, 220 बटा 75 देख रहा हूं 3 के आसपास है, यानी 300% से थोड़ा कम, 100% माइनस कर लो 200% से हल्का सा कम। आंसर क्या हो गया आपका? डी ऑप्शन। ये कह रहा प्रॉफिट परसेंट को कंपेयर करना है ना, ये आप क्या कर रहे हो? शुभ बाबू, शुभ लाभ सुना है आपने?
लाभ का टॉपिक पढ़ रहे हो, थोड़ा इसको समझो। देखिए आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत ज्यादा फॉर्मूलों पर टिकी हुई है और मेरी टिकी नहीं हुई है। आप हमेशा एसपी माइनस सीपी बटा सीपी देखते हो। अब आपको चाहिए कि आप इसको ऐसे लिख के दिखाओ मुझे, 220 माइनस 75 बटे 75, फिर इसको घटाओ तो आप कहोगे 20 घटेगा, 55 घटेगा, 145 आएगा बटे 75 आएगा। ये चाहते हो तुम मुझसे, बट सब्ट्रैक्शन टेक सम टाइम, इट विल वेस्ट योर 5 सेकेंड। सब्ट्रैक्शन करोगे, मेहनत लगेगी थोड़ी सी कि नहीं, इसलिए कई बार एसपी अपॉन सीपी सीधा निकाल लो तुम। अगर तुम्हें ये छोटी सी समझ है कि एसपी अपॉन सीपी जो निकलेगा परसेंटेज में, उसमें 100% माइनस करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, बस हो गया उत्तर। इसमें प्रॉब्लम क्या? तुम्हें ऐसे समझना है तो ऐसे समझो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं यही समझा रहा था। अब आपको ऐसे कैलकुलेट करना है तो आप कहोगे 75 इंटू 2 जाएगा आपका 150, माइनस 5 करेंगे तो 5 बटे 75 यानी 1/15 माइनस होगा। अब 1 बटा ये 2 जो है 200 है, 1/15 क्या है तुम्हारा 6.67%, तो 193.33%। वो चीजें देखना शुरू करो जो बाकी लोग नहीं देखते हैं, तेज हो जाओगे तुम अपने आप। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। सवाल देखिए, कह रहा है कि ललित ने 9.2 रुपए किलो की दर से 20 किलो चावल और 10.2 रुपए किलो की दर से 30 किलो चावल खरीदा। लॉकडाउन के दौरान उसने पूरे स्टाफ को 12.2 रुपए पर किलो की दर पर बेच दिया, तो उसका लाभ क्या है? इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? इससे आसान कोई सवाल हो सकता है क्या? नहीं। काहे? देखो यार, 20 किलो जो वो वाला है, वो वाला, इस पे कितना मुनाफा हो रहा है? आप कहोगे 3 रुपए का हो रहा है। 10.2 रुपए पर किलो वाली चीज पे कितना मुनाफा हो रहा है? आप कहोगे कि 2 रुपए का मुनाफा हो रहा है, और ये 30 किलो है तो ये 60 हो गया, यहां भी 60 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 120। आंसर ए आ रहा है तो गलत आ रहा है बादल जी। आप देखिए क्या गड़बड़ी करी है आपने। सीपी को 100 और एसपी को 170 ले सकते हैं? नहीं सुमित जी, प्रॉफिट परसेंटेज का बेस आपको क्या दिया हुआ है? आपने देखा, सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस के ऊपर नहीं है, सेलिंग प्राइस के ऊपर है, समझे? कॉस्ट प्राइस के ऊपर नहीं है वो सवाल। फिर डेटा ही तुम बदल दे रहे हो, ऐसा मत करो। और मानिए कि एक व्यापारी ने लागत मूल्य से इतने % अधिक पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य को अंकित किया। बेचते समय उसने कुछ छूट की अनुमति दी और उसे 13.45% की हानि उठानी पड़ी। उसके द्वारा जो छूट दी गई है वो आपको बताना है कि लगभग कितना है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन वो छूट लगभग कितना है? देखो, 100 रुपए का कोई सामान है, इन्होंने उसको 16.64 यानी 116.24 में इसका मार्क प्राइस लगा रखा है, लेकिन ये बेच इस तरह से रहे हैं कि 13.4% का नुकसान हो रहा है, यानी 86.55 में ये बेच रहे हैं। मुझे बताना है कि यहां परसेंटेज डिस्काउंट कितना है, राइट? हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट इज देयर, लेट्स सी। तो आप कहोगे ये अगर वैल्यू को ध्यान से देखें तो बहुत क्लियर है कि इन दोनों का जो अंतर बनने वाला है वो 16.24 प्लस 13.45 बनने वाला है। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 16, 13, 29, तो ये बनेगा आपका 29.69 का डिस्काउंट है, डिवाइडेड बाई 116.24। आपको बताना है परसेंटेज में कितना होगा। आप खुद देखो, इसका अगर 1/4 करोगे आप, इसका 1/4 कितना आता है? 29.06 बनेगा। ये इसका 1/4 है। क्या इससे हल्का सा ज्यादा है? ये बस हल्का सा ज्यादा है दशमलव में, तो आंसर क्या होगा? सी। आप कहोगे डी क्यों नहीं होगा? देखो, डी इसलिए नहीं होगा, ये कितना ज्यादा है आपका? आप कहोगे 0.63 ज्यादा है। जरा एक बात बताओ मुझे, इस बेस के रेस्पेक्ट में 0.63 कितना होगा? आप कहोगे इसका 1% भी 1.16 है, यानी ये वैल्यू लेस देन 1% है, यानी 25% से मुझे आगे जो जाना है वो लेस देन 1% जाना है, तो मैं 25 से 26 के बीच में ही अटक जाऊंगा।
25 से 26 के बीच में अटक जाऊंगा ना, ठीक है, तो ठीक है, हो गया. There should not be any kind of difficulty in this question. Very simple question it is. Always learn to do the calculation relatively based on what is being asked to you. This question seems very calculative to everyone because they do it in a wrong way. अगर आप सही तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है क्या? है नहीं. इट डिपेंड्स हाउ यू डू इट. इट डिपेंड्स हाउ यू डू इट. अब मैं कुछ और सिखाने जा रहा हूं, सीखोगे? सीखो तो सिखाऊं, नहीं सीखोगे नहीं सिखाऊंगा. ठीक है. आप अगर इन दोनों डेसिमल्स को गायब कर दो, इसको और इसको हटा दो, अब मैं बताऊंगा इससे क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा. लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो आप कहोगे 16 और 14 30 डिवाइडेड बाई 116 इज व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट. व्हाट इज 1/4? 29. तो यू वेरी वेल नो कि ये बना 1/4 तो बना ही, प्लस जो बाकी बचा वो है 1/116 विच इज क्लियरली लेस देन 1%. ठीक है. तो माई आंसर विल बी अगेन 25 से 26% के बीच में. माई आंसर विल बी सी. बट द क्वेश्चन इज, जब आप डेसिमल्स को डिलीट करते हो तो पता होना चाहिए क्या कर रहे हो. ऐसा नहीं आंख बंद करके डिलीट कर दिया और हर सवाल में जाके डिलीट कर रहे हो. नहीं, लेट मी एक्सप्लेन यू क्या चेंज आएगा. अगर तुमने यहां से 0.24 गायब किया है, देन यू शुड नो वन थिंग कि आपने बेस को थोड़ा सा बढ़ा लिया है. बट वो कितना गायब किया है? ये 0.24 116 के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो परसेंटेज में बहुत कम है. हमेशा जब कुछ डिलीट करते हो तो आपको ये देखना होता है कि जो वैल्यू आपकी पहले थी उसमें कितना परसेंटेज का चेंज आएगा उसके डिलीशन से. जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको. लेटेस्ट से मैं आपको बोलूं कि पृथ्वी के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको लगता है पृथ्वी एक बहुत बड़ा प्लैनेट है. लगता है कि नहीं लगता है? इट्स टू बिग यार. कितने कॉन्टिनेंट है? एशिया, यू नो, यूरोप इज देयर, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यू नो, देयर आर सो मेनी प्लेसेस ऑन द अर्थ. बहुत बड़ा है यार. इतने बड़े बड़े ओशियंस हैं, माउंटेन्स, यू नो, डीप वैलीज लाइक दैट. बट व्हेन वी कंपेयर दिस अर्थ विद अदर प्लैनेट्स व्हिच आर बिगर देन अस, जुपिटर, तो हमें लगता है यार हम कितने छोटे हैं. तो इफ वी लुक एट इन द कॉस्मिक स्पेस एंड सी अर्थ, इट इज लाइक ए टाइनी स्पेक, वेरी स्मॉल पोर्शन. इट्स लाइक दैट. तो अगर अर्थ कल गायब हो जाए तो आपको लगता है कि यूनिवर्स को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है? जस्ट आस्किंग ए क्वेश्चन, प्लीज आंसर मी. विल दिस यूनिवर्स बी टू मच इंपैक्टेड इफ अर्थ वैनिशेस टुमारो? इट्स लाइक दैट. If you die tomorrow or I die tomorrow, I don't want we to die, but I'm just saying that. Will it really matter to the whole world? Not at all. ठीक है, ठीक है, गया एक आदमी. ठीक है. तो what I'm trying to say is that whatever you are deleting, you have to see is it having any impact? Actually कोई बहुत बड़ा impact हो रहा है? नहीं. 0.24 116.24 की तुलना में बहुत कम प्रतिशत है. एक टाइनी स्पेक है. अब टाइनी स्पेक को अगर तुम गायब कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं पड़ेगा. ऐसे यहां से भी मैंने उड़ा दिया, गायब कर दिया. ठीक. तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा बिकॉज वी आर डिलीटिंग वेरी स्मॉल नंबर्स. लेकिन एक ह्यूमन खत्म हो जाएंगे तो क्या रुक जाएगा? ह्यूमन खत्म हो जाएंगे तो क्या रुक जाएगा? मतलब क्या हम कुछ यूनिवर्स में सप्लाई कर रहे हैं क्या? कमा कमा के दे रहे हैं उनको, खर्चा चला रहे हैं उनका? कुछ नहीं. जाओ ह्यूमनलेस. हाउ डू यू नो इट विल बिकम ह्यूमनलेस? डू यू नो ओनली अर्थ हैज ह्यूमंस? यू नो नथिंग. चुप रहो, पढ़ो. कुछ नहीं मालूम तुमको. अभी तो अपने ही सारे प्लैनेट्स को हम खोजे जा रहे हैं. न जाने कितनी गैलेक्सीज हैं, कुछ नहीं मालूम है भैया. बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. तो ये ना सोचो कि ह्यूमन यहीं बैठा हुआ है, पता नहीं कहां हो. चलो इधर आओ. अब मैं जो समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना. तो इसका मतलब यह कि बहुत ज्यादा फर्क इनके रेस्पेक्ट में तो नहीं पड़ रहा है. इसको मैंने इसके रेस्पेक्ट में डिलीट कर दिया, ओके. इसको मैंने डिलीट कर दिया, ओके. कुछ खास फर्क नहीं पड़ा. लेकिन अब परसेंटेज के बारे में देखते हैं. ये जब आपने डिलीट किया है तो आपने एक काम जरूर किया है कि आपने इनके बीच का अंतर बढ़ा दिया है. रिलेटिवली जब दोनों को आपने गायब किया, इसका ये नंबर गायब कर दिया, इसका ये नंबर गायब कर दिया, तो इनके बीच का अंतर आपने बढ़ा दिया. कम था, बढ़ा दिया. ठीक है.
तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो जो वैल्यू आएगी एक्चुअल आंसर उससे कम होगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने देखा, आपने थोड़ा सा गड़बड़ी ये करी है कि इनका अंतर जो है थोड़ा बढ़ा दिया है, लेकिन एक बैलेंसिंग भी हो रही है। अंतर बढ़ा दिया है आपने, अंतर उससे कम है, और बेस को आपने क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है 116.24 से। तो एक डबल इंपैक्ट है। ऊपर आपने क्या किया, सॉरी मैं समझा रहा हूं ये क्या कह रहा था, न्यूमरेटर आपने क्या किया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है, अंतर को थोड़ा बढ़ा दिया है, लेकिन नीचे वाली वैल्यू को थोड़ा सा कम किया है। ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा रिलेटिवली एक्चुअल आंसर से। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी माइन्यूट इंपैक्ट, जो आंसर आएगा वो हल्का सा ज्यादा आएगा। बट व्हेन देयर इज अ गुड गैप इन द ऑप्शंस, 25.54 is 28.5, it's a good gap. You can just delete these two digits and mark the answer. अगर आंसर ऐसा होता कि 25.54 भी है, 26 भी मौजूद है, then you can't do that. Don't delete the digits without understanding कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें सीखते रहोगे धीरे धीरे, ना आपके ऊपर प्रकाश डालता रहूंगा। लेकिन अगर तुमको ये सब कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, तो इवन दिस इज आल्सो फाइन, है ना। यहां तक पहुंच जाओ डायरेक्ट एग्जैक्ट करके, और रफली परसेंटेज मैंने आपको दिखा दिया कैसे निकाल सकते हो, कर लो। ठीक है, क्लियर, पढ़ लो पढ़ लो। लोगों को अपना एग्जिस्टेंस खतरे में दिखाई दे रहा है। ठीक है, पीयूष 48 रुपए में कुछ पेंसिल खरीदता है, यदि उसे समान राशि पर 4 और पेंसिल खरीदी होती तो प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 1 रुपए कम होता, उसे कितनी पेंसिल खरीदे। अब इस सवाल के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करें। देखो 48 रुपए में कह रहा है, मान लिया कि ये x इंटू वाई है, ये रेट है और ये क्वांटिटी है। ठीक, आगे क्या कर रहा है कि समान राशि पर इफ यू हैड बॉट 4 मोर पेंसिल फॉर द सेम अमाउंट, मतलब ये सेम रखना है, ये 48 से रखना है, बट यहां पर आपको क्या करना है, जो नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं वो 4 बढ़ा देनी है। एंड व्हाट यू वांट टू डू हियर, यू जस्ट वांट रेट 1 रुपए कम हो जाएगा, x माइनस 1। अब देखो यहां से y की वैल्यू मिलेगी 48 बटे x, जाके यहां रखो, क्वाड्रेटिक बनाओ, सॉल्व करो। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ जी, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो या तो हम बैठ के क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, या भैया ऐसा करो, कोशिश करो कि ये इस फॉर्मेट को बना लेते हैं। तो जरा एक बात बताओ मुझे कि किस तरह से हम इसको फैक्टर्स में ब्रेक करें। लेट्स ट्राई इट आउट। ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है, 12 इंटू 4, देखो ऐसे लिखते हैं, 12 इंटू 4, 16 इंटू, क्योंकि कुल मिला के 48 का गेम है, ये तो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा, काम ये चल जाएगा किसी ना किसी से। आप बताओ किसमें प्राइस को 1 रुपया कम करें और जो क्वांटिटी हो तुम्हारी 4 बढ़ रही हो। देखो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो मिल रहा है, प्राइस को 1 रुपया कम करो, क्वांटिटी तुम्हारी 4 बढ़ गई, 12 से 16 हो गई। तो यही उसने पूछा है कि उसने कितनी पेंसिलें खरीदी, इनिशियली आपको देखना है। ठीक है, तो इनिशियली वो 12 पेंसिल खरीद रहा है, आंसर क्या हो गया, ए। हुआ कि नहीं हुआ, खत्म हो गया। मल्टीप्लाई करके देख लो यार, 12 इंटू 4, 16 इंटू, ऑप्शन से मदद मिल जाती है, ब्रेक करके देख लो। तो 12 इंटू 4 पहले था, 1 रुपया रेट कम हो गया, 4 से 3 हो गया तो 16 हो गया। उसने पूछा था उसने कितनी पेंसिलें खरीदी, तो पहले कितनी खरीदी थी, 12, 12 करेक्ट होगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच जाओगे। ठीक है, ब्रेक कर लो और देख लो आगे। देखो ये सवाल, जग्गू एक वस्तु को इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यदि उत्पादन की लागत 15% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है। ठीक है, हाँ जी, राइट। हाँ देखो पिछले सवाल में हम इस क्वाड्रेटिक से थोड़ा सा बच भी सकते हैं कि अगर हम रेट को लिखेंगे ना, वो बात एक ही है, बस उसको लिखने का तरीका अलग है। इस तरीके में तो एनीवे जाना ही नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 48 का रेट x मान लेते हैं, फिर इसी 48 का रेट हम x माइनस 1 मान लेते हैं, और ये जो वैल्यू है इसका जो आपका अंतर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 1 रुपया आने वाला, नहीं 1 रुपया तो हो गया आपका। ये क्वांटिटी है ना आपकी प्राइस से डिवाइड करने पे। ठीक है, अगर आपने ये क्वांटिटी मानी x और ये प्राइस मानी, तो ये क्वांटिटी में आपका अंतर कितना है, ये अंतर आपका ऐसे है, 4 का अंतर आ जाएगा। बट ये भी आपकी क्वाड्रेटिक है,
इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक। इफ यू जस्ट टेक एलसीएम एंड सॉल्व, ये क्वाड्रेटिक है, वैल्यू रखना पड़ेगा वहां भी कि वैल्यू रख के चेक करोगे, ठीक है। तो वही चीज मैंने आपको यहां बताई है इसमें, ये क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक ही है ना। ये देखो प्रतिशत लाभ बताना है तुमको यार, ठीक है। तो 100 रुपए और 120 रुपए आपको दिया हुआ है क्योंकि मार्कअप 20% का है। तो ये मार्क प्राइस हो गया तुम्हारा, मार्क प्राइस, और ये हो गया तुम्हारा सीपी, कॉस्ट प्राइस। उत्पादन की लागत 15% बढ़ेगी, 15% यहां बढ़ाओगे तो ये वैल्यू क्या होगी तुम्हारी 115, और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होगी, 12, इट इज 132, 17 बटे 115 क्या होगा तुम्हारा, ठीक है। आपको होता है 11 इंटू 16 क्या होता है 176। 16 नहीं जाना है, 16 से कम में ही गिरने वाले हैं हम लोग, काफी कम में गिरने वाले हैं क्योंकि 115 है और बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। बी ऑप्शन। यू वांट टू बी मोर प्रिसाइज, वी कैन डू दैट। देखो इसका तुम 15% निकालो तो इसका 10% क्या होगा 11.5, 5% क्या होगा 5.75, जोड़ो इसको 17.25, थोड़ा सा ज्यादा 15% जो है इससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो थोड़ा सा कम, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं उत्पादन विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो क्या दिक्कत है सर। देखो जब डिस्काउंट होता है तब मार्क प्राइस और विक्रय मूल्य अलग अलग होते हैं। शुरू में कोई डिस्काउंट दिया हुआ है नहीं, तो मार्क प्राइस ही तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। डिस्काउंट होगा तब सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस अलग होंगे भैया, डिस्काउंट नहीं है तो क्या होगा, हाँ क्या होगा, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस एक ही बात है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। 14.78%। चले आगे। रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का फायदा होगा। यदि वह वस्तु को 8 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 30% का लाभ होगा। ऐसे ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो व्हाट इज द स्टोरी। द स्टोरी सिंपल। वो कह रहा है कि किसी मूल्य को निश्चित वस्तु के रेट में बेचेगा तो 20% का मुनाफा होगा। फिर आपको कह रहा है यहां से जो सीपी है 8 रुपए अधिक में बेचे, ओके। तो इफ वी इंक्रीज द रेट हियर बाय 8 लाइक दिस, तो कह रहा है उसको 30% का फायदा हो जाएगा। द वैल्यू विल इंक्रीज बाई 30%। कैसे इसको लिखें हम, ओके। तो व्हाट आई कैन राइट इज 5, 6, 10, 13। अगर मैं इसको 5 इंटू 2 कर दूं तो ये 6 इंटू 2 बन जाएगा 12। अब ये 10 सेम हो गया, सीपी साइड हमने सेम कर दिया क्योंकि सेम चीज को ही अलग अलग रेट्स पे बेचने की बात हो रही है, सेम चीज को। तो ये आप कहोगे यहां से जो अंतर है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट 8 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, यस। 1 यूनिट अगर 8 के बराबर हुआ तो ये 10 यूनिट किसके बराबर हुआ, 80 के बराबर हुआ। क्वेश्चन कर रहा है 16 वस्तुओं को बेचना है, तो ये 10 यूनिट का मतलब क्या है, ये सीपी है। एक वस्तु का, कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर, सीपी आपका आ गया 80, तो ये 16 वस्तुएं आपके पास हैं, 16 8 128, 1280। क्या ये करने की जरूरत थी, नहीं, समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। इसको बहुत सरलता से कर सकते हैं हम लोग। ये बताओ कि ये 20% कॉस्ट प्राइस का था, ये 30% कॉस्ट प्राइस का हो गया, तो क्या एक्स्ट्रा 10% का मुनाफा मिला वो 8 रुपए के बराबर होगा, यस। तो क्या आपको सीधे दिख रहा है कि जो सीपी है एक वस्तु का वो 80 है, यस। तो आंसर 80 इंटू 16 हो गया। 80 इंटू 16 क्या होता है 1280। आंसर क्या हो गया ए, मच बेटर देन दिस। तो देखो ऐसा है कि जैसे कई लोग होते हैं ना कि वो एक ही मेथड, जैसे उनके दिमाग में चलेगा तो खाली रेशियो ही चलेगा, उनके दिमाग में कुछ और चलेगा तो मतलब बहुत ज्यादा फिक्स्ड होते हैं अपनी अप्रोच में। फिक्स मत रहो। लाइफ इज नॉट अबाउट बॉन्डेज, इट्स अबाउट फ्रीडम। कीप योर सेल्फ फ्री अक्रॉस मेथड्स। 10% 8 नहीं समझे, ओके नहीं समझ सकते हैं, मतलब क्या नहीं समझ सकते हैं ठीक है,
भैया पहला जो मुनाफा 20% का है वो भी सीपी पर है, दूसरा भी 30% है वो सीपी पर है, तो 10% ऑफ सीपी तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गया, वही 8 रुपए के बराबर होगा। अगर किसी चीज को तुम 8 रुपए एक्स्ट्रा बेच रहे हो तो 8 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा हुआ ना, वही तो 10% के बराबर है, हो गया। तो छोटे छोटे सवालों में अपने रिएक्शंस को बेहतर बनाइए, बड़े सवालों में भी रिएक्शन बढ़िया हो जाएंगे। ये देखो सवाल, एक दुकानदार ने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 510 अंडे खरीदे और मार्ग में ही 30 अंडे नष्ट हो गए। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष अंडों को किस दर से बेचना चाहिए? करो ये सवाल। पहले आप दूसरे तरीके से किए थे, इसका क्या मतलब हुआ? कब पहले? कब पहले? चलो देखो, करो सवाल प्लीज। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 510 अंडे थे और मार्ग में 30 अंडे नष्ट हो गए और 20% का लाभ प्राप्त करना है तुमको। अभी मैंने पढ़ाया तुमको कि 30/510 जो नष्ट हुआ है वो कितना फ्रैक्शन नष्ट हुआ है, तुमने कहा 1/17 नष्ट हो गया। केवल इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 1/16 का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, तो 1/16 ये और 20% ये नेट करना है, क्योंकि 20% का मुनाफा कमाना है। तो रेट पूछ रहा है कितने में बेचेंगे, यहां वैल्यू तुम्हारी क्या है? 20 है। अब देखो सक्सेसिव में एक कॉन्सेप्ट और भी होता है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आपको नेट की कैलकुलेशन करनी है, डोंट फोकस ऑन द ऑर्डर, इसको उल्टा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां वाली वैल्यू सेम ही आएगी। तो 20% का 20 करोगे तो 24 मिलेगा, फिर 24 का 1/16 करोगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा। ये वैल्यू हो गई 25.5। आंसर क्या हो गया? बी। कोई भी और तरीका लगाओगे सवाल होगा फर्जी में लंबा, ठीक है? करके देख लो। मल्टीप्लीकेशन वॉट एवर यू वांट टू डू, इट विल टेक टाइम, कि आप मानोगे इसका रेट, फिर नहीं करना है। अभी मैंने जो लॉजिक पढ़ाया उसको यूज करो, तुरंत आंसर आ जाएगा। 1/17 का नुकसान हो गया, उसको मेंटेन करने के लिए 1/16 प्राइस बढ़ानी पड़ेगी और 20% तो इन्हीं में बढ़ाना है मुझे। दोनों का नेट मुझे निकालना है, फिर 20 और से 1/16 को उल्टा कर दो। सक्सेसिव में फाइनल वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो जैसे इसको तुमने एक्सचेंज मारा, वाओ, बी ऑप्शन आ गया, तुरंत आंसर आ गया। आया समझ में कुछ? भेजे में घुसा कुछ? तो जो सुबह सुबह पढ़ाया था उसी का यूज है ये तुम्हारे Tier 2 में आया वो सवाल है, ठीक है? ऑलराइट, Tier 2 में ही आया हुआ है। कब आया हुआ है मुझे याद नहीं है, बट याद है जब मैंने पहली बार एक क्वेश्चन डिस्कस किया इस तरीके से, तो बच्चे तुरंत ही ऑकवर्ड होकर देखने लगते हैं मुझे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, मेक सेंस, ठीक है? ये सवाल देखो, एक गेंद और एक बल्ले को, पता है आपको क्या हुआ? जब मैं पहली बार टीचर बनने की मैंने कोशिश करी तो उस समय मैं अपने पीक पे था। मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव नहीं किया जब से पढ़ाना शुरू किया। लोगों को लगता है कि मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है इसलिए मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, पढ़ाने का तरीका जरूर इंप्रूव हुआ है क्योंकि मैं समझ गया हूं कि तुम्हें कैसे सिखाना है। बाकी मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड ना बढ़ा नहीं है, वो ऑलरेडी पीक पे था जब मैंने पढ़ाना शुरू किया और बहुत खतरनाक था। मैं एक जगह डेमो देने गया, तो जब डेमो देने गया तो वहां सारे टीचर्स उनके बैठे हुए थे, वो मुझे लाइव क्वेश्चंस दे रहे थे और मैं उनको सॉल्व करके दे रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम उनको बगैर पेन के ही सॉल्व करके दे रहा था। फिर वो हमसे कहते थे समझाओ, मैं उनको समझा भी दे रहा था। खैर उनको भी मुश्किल हो रही थी समझने में कि कैसे हो रहा है, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा आपके जो तरीके हैं ना ये बच्चे समझ नहीं पाएंगे। मैं कहा अच्छा ठीक है। वही कारण था कि मुझे अपना इंस्टीट्यूट खोलना पड़ गया क्योंकि मुझे लगा मुझे कोई पढ़ाने ही नहीं देगा यार ऐसे। तो उनके रिजेक्शन का कारण ये था क्योंकि मैं सवालों को उनसे बेहतर तरीके से कर पा रहा था, तो उन्हें वो बेहतरी समझ में नहीं आई। उन्हें ये समझ में आया कि आप ना किताबी तरीके से नहीं पढ़ा रहे हो, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं सर। चलो, एक गेंद और एक बल्ले को 420 रुपए पर खरीदा गया। बल्ले को 16% लाभ पर तथा बॉल को 12% प्रॉफिट पर बेचा गया और कुल इतने का लाभ हुआ। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अंतर बता दो। कॉस्ट प्राइस सेम है।
अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो 16% का प्रॉफिट और 12% का प्रॉफिट, राइट, का नेट हाफ कर लो, यही नेट प्रॉफिट होगा 14% का। क्यों? क्योंकि जब कॉस्ट प्राइस सेम है तो ये दोनों परसेंटेज के बेस क्या है? सेम है। तो मैं सिंपल एवरेज निकाल सकता हूं, मैं सिंपल एवरेज निकाल सकता हूं। ठीक है, ऑलराइट, 14% हो गया। तो 14% की वैल्यू क्या है? 62.4 है। तो 1% क्या है? 14 चौके 56, और फिर आपका वैल्यू क्या है? 1 मिनट, मैं क्या कर रहा हूं, क्रय मूल्यों का अंतर निकालना है आपको। अच्छा, तो क्रय मूल्यों का अगर आपको अंतर निकालना है तो वो अंतर कैसे निकलेगा? देखो 420 रुपीज आपको दिया हुआ है यहां पर, ठीक है, राइट। एक मिनट, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। आप लोग चैट में इधर उधर की बातें करना बंद कर दो प्लीज। एक गेंद और एक बल्ले को 420 पर खरीदा गया। बल्ले को 16% लाभ पड़ा था, बॉल को 12% लाभ पर बेचने पर, अच्छा, उसे कुल इतने रुपए का लाभ होता है। ठीक है, ठीक है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर आपको निकालना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइसेस। तो जरा एक बात बताओ मुझे कि दोनों के क्रय मूल्य में कितना अंतर आने वाला है। क्या ये मैंने जो कैलकुलेशन यहां पर लिखी है, ओके, ये सही है या गलत है? सीपी सेम नहीं है, बिल्कुल सही बात है। टोटल 420 दिया, ये जो मैंने बात लिखी है बिल्कुल सरासर गलत थी। ये तब सही होती जब दोनों के सीपी सेम होते। दोनों का सीपी सेम नहीं है। इसका टोटल अमाउंट दिया है 420 रुपए, ठीक है, 420 रुपए आपको क्या दिया हुआ है? टोटल अमाउंट दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ऐसे समझना है कि भैया जो नेट आने वाला है 16% प्रॉफिट और 12% प्रॉफिट, वो इतना है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? मैं लिख रहा हूं, आप कहोगे 16% ऑफ ए प्लस 12% ऑफ बी। ये वैल्यू कितनी है आपकी? 62.4 है। ठीक। नाउ कैन आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन कि अगर मैंने ऐसा लिखा है तो क्या ये वैल्यू ऐसी है? 12% ऑफ ए प्लस बी प्लस 4% ऑफ ए इज इक्वल टू 62.4। आप कहोगे यस। व्हाट इज ए प्लस बी? 420। अब आप कहोगे कि 4% ऑफ ए विल बी इक्वल टू 62.4 माइनस, ये वैल्यू मुझे माइनस करनी पड़ेगी। तो आप कहोगे इसका 10% कितना है? 42, 1% 4.2, 2% 8.4, तो ये वैल्यू हो गई 50.4। तो यहां माइनस करोगे आप 50.4, ये वैल्यू कितनी हो गई? 12। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 12/4 इंटू 100, राइट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज। 300 आ गई ए की वैल्यू। अब ए तुम्हारा अगर 300 हो गया तो बी कितना हो गया? 120। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 180। आपका आंसर हो गया सिंपली ए। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? अगला तरीका क्या है? वी कैन यूज एलिगेशन फॉर श्योर। हाउ? देखो, आप कहोगे कि यहां पर जो वैल्यू है 62.4, इसको चुपचाप ऐसे लिख दो, राइट, लाइक दिस, विदाउट एनी डिफरेंस और चेंज, वी कैन राइट। ठीक है। नाउ व्हाट? आप कहोगे अगर सारी चीज जो है 16% पे ही चली गई होती तो इसका मैं 16% निकालूंगा, तो बनेगी 16 इंटू 4.2 बनेगी कि नहीं? तो 16 चौके 64, 67.2 बन जाएगी। तो यहां आप 67.2 लिखो। जब आप इसको पूरा 12% पे कर डाल देते तो 12 इंटू 4.2 बनता, तो ये बनता 12 चौके 48 और 2.4, ये बनता आपका 50.4। एंड देन यू विल फाइंड दिस डिफरेंस टू फाइंड द रेशियो। ये वैल्यू आपको दिख रही है किसके बराबर है? 12 के बराबर है। 12 यहां लिखो, और ये जो वैल्यू आपकी है 24, तो ये 4.8 बनेगा। अगर आप 24 से 2.4 से डिवाइड करोगे तो ये 5 बनेगा और ये 2 बनेगा। 5/2 बन गया। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? 5/2 का मतलब हो गया 7 यूनिट 420 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 60 के बराबर है। इन दोनों का अंतर कितना है? 3 यूनिट का है। तो ये 3 यूनिट का जो अंतर है वो 3 इंटू 60 के बराबर होगा, और 3 इंटू 60 कितना आ जाएगा? 180। तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हो और आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन में इनिशियल प्राइस ही 25.5 है, तो एसपी उससे ज्यादा होगा। किसने बोला इनिशियल प्राइस 25.5 है? हिमांशु जी। वो जो 20% था वो मैंने यूज किया कि नहीं किया वहां पर?
तो इनिशियल प्राइस 25.5, वो कॉस्ट प्राइस थोड़ा ना निकाली है मैंने। 20% क्या लिखा था उसमें, 1/16 के बाद 20% लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था? वो 20% क्या था तुम्हारा? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए था महाराज। ओके, समझ में आया कि नहीं? एलिगेशन में अब आप कहोगे इसको परसेंटेज बना लेते, बनाओ, इतना आसान है क्या? नहीं, डेसिमल में वैल्यूज होती हैं, परसेंटेज कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये डायरेक्ट परसेंटेज नहीं बनेगा आपका। 42 प्लस क्या है ये 20.4, तो ये फ्रैक्शन में परसेंटेज बनने वाला है, मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इस परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर लो एब्सोल्यूट वैल्यू में और एलिगेशन लगा लो, ये भी ठीक ही है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अमित ने अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद किसी वस्तु को 369.60 में बेचा। ओके, काऊ एंड चिकन मेथड से भी बन जाता है। ये काऊ और चिकन मेथड क्या है? सवालों को ऐसे मत रटो यार प्लीज, किसी सवाल को रट लिया तुमने और बता रहे हो कि उस मेथड से भी बन जाता है। काऊ और चिकन मेथड क्या है? काऊ और चिकन का नाम एक साथ मत ले लेना, पुलिस जेल में डाल देगी आजकल, ठीक है, समझे? पकड़े जाओगे तो ऐसे मेथड मत रटो कि पता लगा एग्जाम देने जा रहे हो और काऊ एंड चिकन रट रहे हैं, जाओगे जेल, समझे? मैं नहीं चाहता हूं कि तुम कहीं फंसो, चुपचाप पढ़ाई करो। बहुत लेकिन तुम लोगों के अंदर मेमोरी है यार, प्लीज सवालों के नाम नोट लेंगे, यही मेमोरी तुम्हारी बाधा बन जाती है सीखने में, समझे? फ्री रहो यार, सवाल है, एलिगेशन लगाना है लगा दो, हो गया। अमित अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद किसी वस्तु को 369.60 में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, क्या है सवाल इसका? टीयर 2 2019। अच्छा, 12% डिस्काउंट देने के बाद वो इसको इतने में बेच रहा है। कह रहा है अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। इसका मतलब सिंपल सा ये होगा कि ये तुम्हारा जो सीपी है और ये तुम्हारा जो एमपी है, ये 5:6 में है, यही हुआ। अब आप कह 12% आप इसमें छूट दे रहे हो, 12% छूट दे रहे हो तो इतने में बेच रहे हो और आपको क्रय मूल्य निकालना है। दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, राइट? तो देयर आर मेनी वेज आउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जैसे इसको अगर आप 100 मानोगे तो ये 120 बनेगा और फिर आप इसमें छूट दे दो कितना, 12% की, तो 12% की छूट दोगे तो 14.4 की छूट हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी? 105.6। ठीक है, 5.6, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो गया। दिस वैल्यू इज गिवन टू यू 369.60 एंड ये डिवाइड करके तुमको निकालना कि उत्तर कितना होगा। साफ साफ दिख रहा है मुझे उत्तर, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। क्या आंसर आ रहा है इसका? व्हाट इज द आंसर? 350। कैसे? देखो यार, अगर ये 100 होता और तुम उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते 3.5 से तो 350 बन जाते हैं। ये हल्का सा ज्यादा है, ये भी उससे हल्का सा ज्यादा है, क्या होगा? ए होगा, क्योंकि सी तो नहीं हो सकता, सी तो 380 कुछ ज्यादा ही है। 3.8 नहीं आने वाला यार इससे डिवाइड करके, दिख रहा है 3.8 टाइम्स तो नहीं है ये। अगर ये 100 को ही तुम 3.8 से गुणा करते तो भी 380 बन जाता। तो आंसर जो दिया उसमें 350 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, 350 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। इन केस यू वांट टू डिवाइड यू कैन, राइट? तो आप 3 गुना ले जाओगे तो ये वैल्यू कितनी बनेगी आपकी? 316.8। फिर इसका आधा देखो कितना है, 52.8। इसको जोड़ो, ये वैल्यू हो गई 369.6। इसका मतलब यही हो गया कि इसको काटोगे तो 3.5 आएगा और ये 3.5 आएगा तो आंसर क्या होगा? 350। बट यार ये सब करना नहीं, मैंने तुमको बताया, ओरली दिख रहा है। ठीक है, किसका 380 आ रहा है? नहा लिया करो प्लीज, नहाना अच्छी बात है, दिमाग थोड़ा ज्यादा एक्टिव और फ्रेश रहता है।
ठीक है, ऑल राइट। नाउ लेट मी टेल यू सम मोर मेथड, बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें सुटेबल लगे। तो वी कैन गो थ्रू द रूट ऑफ सिंपली रेशियो 5, 6। और देखो एमपी और सीपी का रेशियो क्या है, 12% क्या होता है आपका, -4% इंटू 3 होता है, तो ये -3/25 होगा। तो इफ दिस इज 25 देन दिस इज 22। ये क्या है आपका, ये सेलिंग प्राइस है। आप कहोगे इन दोनों को बनाओ सेम, तो इधर 25 से गुणा करो और इधर 6 से गुणा करो, ठीक है। क्लियर और नॉट, वी शैल डू दिस और नॉट, यस। कुछ इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज मार्क प्राइस तो सेम ही रखना है ना यार, तो ये डिस्काउंट हो गया। अब आप कहोगे ये जो मेरी वैल्यू है, ये क्वेश्चन में दी है मुझे 369.5 व्हाटएवर 6, यहां से इसको डिवाइड करो, वैल्यू निकालो, फिर उसको 125 से गुणा करो। रेशियो मेथड इसको आप बोलते हो, बट इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। सही तरीका है, मस्त यूज करो, ऐसे उत्तर निकालो, पर तुम्हें जैसे मर्जी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सवाल देखो, एक सामान को तुमने A रुपये में बेचा, शिफ्टिंग मेथड, तुम लोग मेथड के नाम रटो बस, ठीक है। लुक, द मोर क्वेश्चंस यू लर्न थ्रू मेथड्स, यू आर हाईजैकिंग योर इंटेलिजेंस, okay, you are making simpler things complex, you are placing boundaries across you and you will always be restrained। समझे कि नहीं? क्योंकि आप ना क्या कर रहे हो, आप पूरा क्वेश्चन रट रहे हो एक्चुअली, ऐसा मत करो अपने साथ। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, परसेंटेज है बस, और कुछ नहीं है। अब परसेंटेज को डील करने का एक तरीका परसेंटेज होता है और एक फ्रैक्शन भी होता है, क्योंकि परसेंटेज का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है, उसको आप रेशियो बोल सकते हो। बट हर सवाल के अगर आप मेथड रटने लगे कि ये शिफ्टिंग मेथड, वो फलाना मेथड, वो ढिमकाना मेथड, इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स। प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। जितना तुम लोगों को मेथड आते हैं, मेरे को उससे बहुत कम आते हैं, सीरियसली। जितना तुमको फॉर्मूले आते हैं, मुझे उससे बहुत कम आते हैं। बट मुझे कभी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, बिकॉज आई गो विद द फंडामेंटल्स इन ए प्योर फॉर्म, और हो जाता है सब सवाल। जब कोई वस्तु A रुपए में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत P% के बराबर होता है, और जब समान वस्तु को B रुपए में बेचा जाता है तो उसका हानि परसेंट L% के बराबर होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो ये तो बड़ा सरल सवाल है यार। A और B ऐसे लाइन जोड़ दो, यहां पर आपका क्या है P% प्रॉफिट, यहां पर आपका L% लॉस। तो इन दोनों का जो आप कहोगे कि P + L% को अगर कंबाइन कर लें तो यही वैल्यू A - B के बराबर है। तो जो CP है 100% वो कैसे निकलेगा, A - B बटा P + L × 100। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है। यदि किसी वस्तु को इसके वर्तमान विक्रय मूल्य के 55% पर बेचा जाएगा तो M% की हानि होगी। यदि इसे वर्तमान मूल्य पर बेचा जाएगा तो M% का लाभ होगा। ठीक है, आपको बताना है कि M का अनुमानित मान क्या है। वाह वाह वाह, क्या सवाल है। तो कह रहा है कि कोई भी एक वर्तमान विक्रय मूल्य है, लेट्स से कह रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये वैल्यू 100 है, लेट्स से, ठीक है, ये आपका करंट एसपी सेलिंग प्राइस है। कह रहा है अगर आप इसको इतने में बेच दो, ठीक है, तो इस पे क्या हो रहा है, M% का लॉस हो रहा है। मतलब जो भी सीपी होगा ये उससे M% कम है, M% का नुकसान होगा।
लेकिन अगर कह रहा है इसे वर्तमान मूल्य पर बेच दिया जाए तो m% का मुनाफा होगा। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर मैं इसको सीधे इसी रेट पे बेच दूं तो मुझे m% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ m का अनुमानित मान कितना है। तो देखो सवाल यही कर रहा है कि तुम्हारा मार्कअप m% है और तुम्हारा जो लॉस है वो m% है, अगर तुमने 45% यहां पर एक तरह से डिस्काउंट दे दिया तो। इज इट क्लियर और नॉट? दैट्स द सिनेरियो। यही तो कह रहा है आपसे कि इफ यू गिव 45% का डिस्काउंट, आपको m% का नुकसान हो रहा है और आपका मार्कअप कितना है, वो भी आपका m% ही है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि अब हम सक्सेसिव की नॉलेज को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि यार कैसे इसको इवेल्युएट किया जाए, किस प्रकार से सवाल को इवेल्युएट किया जाए। एक तो तरीका वही है जो प्रॉपर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा हम अप्रॉक्सीमेशन रूट में एंट्री लेंगे। ठीक है, कैसे करोगे इस सवाल को? तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि m-45m, बहुत ध्यान से देखिएगा, बटा 100 अगर आप कैलकुलेट करोगे, इफ यू डू दिस, जो नेट रिजल्ट आएगा आपका वो -m के बराबर होगा। बोलो यस और नो? यस, यही होगा ना, यही होगा। तो जरा निकालो इसको। आपने कहा ये वैल्यू है 2m माइनस 45m बटा 100 बराबर 45। 200 माइनस 45 कितना हुआ? 155m बटा 100 बराबर 45। 5 से डिवाइड किया 31 आया, 5 से डिवाइड किया 9 आया। m की वैल्यू आपकी क्या आ रही है? 900 बटे 31। आपको दिख रहा है 30 से थोड़ा सा कम। कितना कम? 31 इंटू 30 क्या होगा आपका? 31 इंटू 30 क्या होगा? 930। उससे 30 कम। तो 930 जो बन रहा है उससे अगर 30 कम है और 30 बटा 31 करना है, तो ये वैल्यू तो यार आपको पता है 1 से हल्का सा कम है। तो ये जो वैल्यू आपकी आ रही है बेसिकली 30 में 1 के आसपास आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो वैल्यू जो आएगी 29 के आसपास आएगी और 29 से हल्की बड़ी आएगी क्योंकि 1 से हल्का सा कम होगा। आपका आंसर क्या हो गया? 29.03% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सवाल बहुत सीधा है, कुछ नहीं करना है आपको। जो आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है उसी को यूज करना है। ये आपको मालूम है कि यहां से 45% का डिक्रीज है, m और 45 का जो नेट बनने वाला है वो -m बनने वाला है। बस यही करना है इस सवाल में। और ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन से आपकी वैल्यू निकल गई। आपको यहां पर कोई भी तकलीफ इस प्रश्न में नहीं होनी है। समझ में आया या नहीं आया? बोलो, कहो कि आ गया। अभी भी नहीं आया? इसमें क्या समझ में नहीं आया? ये तो मैंने तुम्हारा तरीका यूज किया है। -m समझ में नहीं आया? अगर तुम्हें -m समझ में नहीं आया तो तुम्हें ये फॉर्मूला ही नहीं समझ में आया कभी, तो क्यों रटा था तुमने? माफी मांगो, इस फॉर्मूले से माफी मांगो। इस फॉर्मूले का नेट अगर लॉस होता है तो नेगेटिव आता है कि नहीं आता है? अगर मैं बोलूं ये फॉर्मूला लगाया तुमने और कोई भी चीज आई -10%, वो कब आती है? जब इसका नेट -10% होता है। तो अगर m% का लॉस हो रहा है तो -m% नहीं लिखेंगे उसको। यस, तो जब तुम ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे कि m बढ़ाया मार्कअप और 45% कम किया तो नेट मुझे -m मिलना चाहिए। तो यही फॉर्मूला जो तुमने पहले से रट रखा है मैं उसी को तो लिख रहा हूं, और क्या लिख रहा हूं। सवाल ने ये बोला कि तुम बिना डिस्काउंट के बेचोगे तो तुम्हें इतने का ही फायदा होगा जितने का 45% डिस्काउंट होने पर लॉस हो रहा है। सब कुछ तुम्हारे सामने प्रस्तुत है सर, तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं? ऑलराइट, तो कहानी तो ये है कि तुम्हारा फॉर्मूला ही जो है वही तुम नहीं लगा रहे हो यार ठीक से। वो तो लगाओ, उसके साथ तो जस्टिस करो, उसके साथ तुमने इतना टाइम बिताया है। ठीक है, तो ये सवाल प्योर फॉर्मूला बेस्ड प्रोसेस है कि कैसे इसको यूज करना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसमें अगर आप किसी और चीज में एंट्री मारोगे आपको सिर्फ कंफ्यूजन ही होगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं?
होप ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसमें दूसरा तरीका हम क्या लगा सकते हैं, व्हाट अनदर मेथड वी कैन यूज इन दिस। ओके, देखो दूसरा तरीका जो है वो आपका है कि भाई मेरे को ये मालूम है कि अगर मुझे डिस्काउंट परसेंटेज मैंने कुछ दिया और वहां पर मेरे को ये पता है कि इतना डिस्काउंट देने पर मुझे इतना मुनाफा होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहां पर उस फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आपने कुछ पढ़ा ना 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी बराबर क्या होता है, सीपी बटा एमपी होता है, कुछ याद है आपको? वी कैन यूज दैट फॉर्मूला ऑल्सो जस्ट सी। आप कहोगे यहां से कि 100 माइनस जो डी है वो 100 माइनस 45 बनेगा। 100 प्लस पी की बात करेंगे तो यहां ये 100 माइनस एम बनेगा क्योंकि लॉस हो रहा है, इज इक्वल टू क्या होगा आपका, सीपी बटा एमपी होगा। यस बोलो हाँ। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी है, जो अभी मैंने लिखी है यहां 55/100 माइनस एम, व्हाट इज सीपी अपॉन एमपी? यहां पर आप कहोगे अगर मैं सीपी अपॉन एमपी का रेशियो लिखना चाहता हूं तो ये 100/100 प्लस एम बनने वाला है। बिकॉज ये m% ज्यादा है तो इसका जो रेशियो बनेगा वो ये बनेगा। यहां से जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा एक तरह से वो ये आएगा 100 प्लस एम बटे 100 माइनस एम बराबर 100/55। यू कैन से 100 माइनस एम बटे 100 प्लस एम बराबर 55/100। इसको भी आप डायरेक्टली लिख सकते थे, ये भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये क्या है बेसिकली, अगर आप देखो तो एसपी का एमपी से रेशियो है, एसपी का एमपी से रेशियो है, सेलिंग प्राइस का मार्क प्राइस से रेशियो है, तो वी कैन राइट इट डायरेक्टली ऑल्सो। ठीक है, तो कोई भी मेथड आप यूज कर लो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यू विल फाइंड द आंसर, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। यस, वी कैन फाइंड सीपी एंड इक्वेट, राइट। यहां से आप सीपी निकाल लो, वही तो मैं बोल रहा हूं कि एसपी साइड से आप इसको इक्वेट कर सकते हो, ये रिलेशनशिप आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली समय लगभग इक्वली लगने वाला है तुम्हारा, ऑलमोस्ट बराबर ही लगेगा। ठीक है, चाहे ये फॉर्मूला सीधा यूज करो चाहे वो कर लो, सब जगह ऑलमोस्ट इक्वल टाइम लगेगा, राइट। अलग अलग नहीं लगने वाला है, ऑलमोस्ट इक्वल। चले, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये समझा दूं क्या फिर से कि ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली कैसे आएगा? देख लो वरना कहोगे कि बताया नहीं सर ने। देखो ये माइनस m% है, यहां से ये वैल्यू क्या है तुम्हारी, m% है, ये वैल्यू क्या है -45% है। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू तुम्हें मालूम है 55 है ना, ये वैल्यू तुम्हें मालूम है कि 100 है एक तरह से। व्हाट विल बी दिस वैल्यू, ये वैल्यू 55/1 माइनस m% होगा कि नहीं होगा? यस। अगर यहां से ये वैल्यू तुम निकालते हो मार्क प्राइस से तो आप कहोगे MP अपॉन 1 प्लस m% होगा कि नहीं होगा, विच इज 100। तो इफ यू जस्ट इक्वेट बोथ ऑफ देम यू विल डायरेक्टली गेट दिस 1 प्लस m% बटे 1 माइनस m% इज इक्वल टू 100/55। ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हो उसको, उत्तर आ जाएगा तुम्हारा बिना किसी प्रॉब्लम के। -m क्यों किया बता दो, कैसी बातें कर रहे हो यार। लॉस होगा तो क्या उसको +m लिख देंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लॉस है भैया, तो माइनस नहीं लिखेंगे क्या? क्या लिखें उसको फिर? माइनस क्यों लिखा है मैंने, अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। क्वेश्चन ने बोला है लॉस होगा तो -m ही लिखोगे ना उसको, और क्या लिखोगे? दो वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया हुआ है इस अनुपात में, पहली वस्तु को इतनी वृद्धि कर दो, दूसरी वस्तु में इतना कमी कर दो, तो दोनों वस्तुओं के नए मूल्य इस अनुपात में होंगे। पी का मान बताओ कितना है। अच्छा, मूल्य दिया हुआ है 20% और दूसरे में P% की कमी हुई है, तो देखो 12/17 तुम्हारे पास है, सही श्रीमान। अब कह रहा है इसमें ना तुम 20% की वृद्धि करोगे, किसी भी चीज को 20% बढ़ाओगे तो 6/5 गुना हो जाती हो।
और दूसरे में तुमने p% की कमी कर दी है। तो ये जो 17 है इसको आपने p% से कम कर दिया है, तो वी कैन से 1 माइनस p%, और ये वैल्यू तुम्हारी 18/17 हो गई है। यहां से 1 माइनस p% निकालो, आपने कहा ये गया कट, और ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 12 इंटू 6/5 इंटू 18 आई। व्हाट इज द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट हियर? 12 इंटू 1.5, 1.5 इंटू 4, या 12 छंग 72 कर लो, 18 चौक 72 हुआ, कुल मिला के 4/5 आ गया। ये हो गया 1 माइनस 20%, 1 माइनस 1/5, पी की वैल्यू 20% आ गई। ऑलराइट, पी की वैल्यू कितनी आ गई 20%। बट इट्स टू मच टाइम गिवन टू दिस क्वेश्चन। ओरल सवाल था, फर्जी हूं मैं टाइम दे रहा था इसको, ताकि पहले आप अपने तरीके से इसको देख लो, फिर मैं बताता हूं क्या कर सकते हो। देखो ध्यान से देखना, यू हैव 10/20, इस 10 को तुम 20% से बढ़ा दो, और इस 20 को तुम 20% से कम कर दो। क्या किया मैंने? इसको 20% से बढ़ा दिया, इसको तुमने क्या किया 20% से कम कर दिया। यही किया ना तुमने, और क्या किया? तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू यहां पर कितनी थी 0.5, ये वैल्यू यहां पर कितनी है 3/4 है कि नहीं है? 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 12, 4 चौके 16, क्या है ये 0.75 है। ओवरऑल चेंज कितना आया 50% का। न्यूमरेटर को तुमने 20% से बढ़ाया, डिनोमिनेटर को तुमने 20% से कम किया, ओवरऑल चेंज आया 50% का। आई कैन एक्सप्लेन यू इन अदर वे। जो तुम न्यूमरेटर में चेंज करते हो वो तो भैया डायरेक्ट चेंज है, बढ़ता हुआ न्यूमरेटर फ्रैक्शन को बढ़ाता है, तो जो तुमने न्यूमरेटर में चेंज किया वो तो देखो आएगा ही आएगा। और कितने लोगों को ये मालूम है कि मैं अगर a इंटू बी लिखता हूं तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, और a इंटू अगर 1/b लिखूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। एक्चुअली में डिवीजन क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। डिवीजन मल्टीप्लीकेशन है। क्या डिवीजन मल्टीप्लीकेशन है? यस, डिवीजन इज मल्टीप्लीकेशन। अगर हम किसी वैल्यू को एक से बड़ी वैल्यू से एक से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो एक तरह का डिवीजन है वो। तो हमें पता है कि जब ऐसे प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट में हम सक्सेसिव यूज करते हैं, यहां पर भी सक्सेसिव यूज करेंगे, पर ये जो 1/, है इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में जो 20% का रिडक्शन है, इसका पेयर निकालो तुम, ए बी पेयर निकालो। ए बी रूल बहुत काम की चीज है यार। तो -20% का जो ए बी पेयर है, डिनोमिनेटर घटेगा तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, लेकिन 20% से नहीं बढ़ेगा। अगर डिनोमिनेटर 20% से कम होता है, जो -1/5 है, तो न्यूमरेटर उसके ए बी पेयर से इंक्रीज होता है, यानी ये +1/4 होगा। अगर आपकी वैल्यू यहां 100 है तो ये बनेगा 120, और 1/4 बढ़ाओगे तो बढ़ेगा 30, ये वैल्यू हो गई 150, यानी कितना चेंज आया 50% का। तो वी कैन कन्वर्ट ए डिवीजन प्रॉब्लम इनटू सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसका क्या एप्लीकेशन है, ये सवाल देखो ध्यान से। ये सवाल सब पहले तो ये तुम्हें समझना है कि क्या हुआ है। 12/17 18/17 हो गया है, 17 से 17 काट दो, यानी कुल मिला के ओवरऑल वैल्यू 50% से बढ़ गई है। हुई है कि नहीं हुई है? यस। अगर ओवरऑल वैल्यू 50% से बढ़ गई है तो आप कहोगे न्यूमरेटर में चेंज तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 20% बढ़ा है, और आपको नेट ये चेंज लाना है 50% का। तो आप कहोगे मेरा 100 क्या बनेगा 120, और 120 को अगर 150 बनाना है तो यहां 30 का चेंज होगा। 30 का चेंज मतलब 25% है, यानी डिनोमिनेटर का जो चेंज है वो न्यूमरेटर में जो इंपैक्ट दे रहा है वो 25% का दे रहा है। तो उसको डिनोमिनेटर में अगर वापस एडजस्ट करोगे तो क्या बनेगा? अगर न्यूमरेटर में वो चेंज +1/4 के बराबर है तो डिनोमिनेटर में वो चेंज -1/5 के बराबर है। आंसर हो गया बी 20%। तो ये आपको कई सवालों में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है अगर आप इस प्रोसेस को समझते हो कि डिनोमिनेटर का जो परिवर्तन है वो न्यूमरेटर में ए बी रूल से इंपैक्ट डालता है, या फिर हम अगर उसका इफेक्टिव इंपैक्ट देख पा रहे हैं इस फ्रैक्शन पे, तो वापस अगर डिनोमिनेटर में ले जाना है इस चेंज को, तो आप ए बी रूल लगा दो, पहुंच जाओगे। कई सवालों में बहुत मदद करेगा। यहां तो आप ऐसे भी करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि चीजों को कैसे देखना है। अगला सवाल देखिए,
एक आदमी है, उसने 2 आर्टिकल बेचा, इतने में एक पे 5% का गेन हुआ, दूसरे पे 5% का लॉस हुआ। आपको बताना है ओवरऑल गेन लॉस कितना है उसका। ठीक है, बताओ कितना है। 9975 में उसने चीजों को बेचा है। आपको पता है 5% का गेन, 5% का लॉस कितना बनेगा? 1/4% लॉस। यही आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, 1/4% का लॉस। क्या ये आंसर है? क्या ये आंसर है? नहीं, इट्स रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज जो 1/4% आपका लॉस निकल के आएगा वो निकल के आएगा सीपी के ऊपर, नॉट ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जो आपका आंसर है मैं बताता हूं क्या है, वो ये है। यू विल से कि एक आर्टिकल अगर 9975 का है और उस पर मेरे को 1/4% का लॉस अगर हो रहा है, तो जो भी सीपी है उसके रेस्पेक्ट में ये 1/4% का लॉस है। समझ में आया कि नहीं? तो अब मुझे कैसे करना पड़ेगा? व्हाट इज 1/4%? आपको 1/4% इज 1/400। 1/400 विल गो लाइक दिस। 1/400 विल गो लाइक दिस। ये 400 है तो ये वैल्यू 399 है और 1 यूनिट का लॉस है। ठीक है, क्लियर और नॉट? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इसको डिवाइड करो और डिवाइड करके देखो कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 25। यू डिवाइड एंड सी, 25 मिलेगा आपको। देखो कैसे मिला 25 इतना जल्दी। 4000 को अगर आप 4 से डिवाइड कर लो, या ऐसे लिखो 400 अगर आपके पास हो और उसको आप 4 से डिवाइड करो तो आपको कितना मिलेगा? 100। क्लियर और नॉट? और अगर मैं इसमें एक कम कर दूं और डिवाइड करूं तो 0.25 माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 99.75। देखो वही लिखा हुआ है, तो ये 25 गुना हो गया। तो अगर एक आर्टिकल की बात करता, मैंने यहां सेलिंग प्राइस सिर्फ एक आर्टिकल का लिया है तो 25 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन आर्टिकल मेरे पास 2 हैं वो भी सेम सेलिंग प्राइस पे, तो आंसर कितना होगा? 50। और वो भी लॉस होगा, हमेशा लॉस होता है, लॉस ऑफ 50। 1/4 कहां से आया? सर ये फॉर्मूला तो आपने रट ही रखा है कि सेम प्रॉफिट सेम लॉस सेम सेलिंग प्राइस, तो -x²/100% लॉस होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो x² 25/100 क्या होगा तुम्हारा? -0.25% का लॉस। उसी को मैंने -1/4 लिख दिया और कुछ नहीं। तो ये तो पता ही होगा ना कॉन्सेप्ट आपको, प्री अगर दे के आए हो तो, कि सेलिंग प्राइस सेम हो और एक पर x% का फायदा हो, एक पर x% का लॉस हो, तो नेट क्या होता है? -x²/100%। वही यूज किया मैंने। बट ये पता होना चाहिए कि वो किसका होता है, सेलिंग प्राइस का नहीं होता है। लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस में अगर 1/4% कम करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस मिलेगी आपको। तो ये निकाल के डबल कर दो, आपको उत्तर आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। किसी को अगर कोई विशेष परेशानी है तो अपनी परेशानी को जरूर व्यक्त करें। बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लास में सीख रहे हो कुछ कि नहीं? हाँ, बहुत कुछ सीखने को है अगर तुम खुल के आओगे तो। अगर अपने आप को बंद करके आओगे ना तो बड़ा मुश्किल होता है। आप सोचो कोई कप है, अब वो कप बंद हो ऐसे ऊपर से, तो उसमें मैं कुछ सामान डाल सकता हूं क्या? नहीं, बेकार है मेरे लिए। एन एम्प्टी कप इज यूजफुल, ए फिल्ड कप इज यूजलेस। कप अगर भरा भी हो और ऊपर से खुला हो तो किसी काम का नहीं है। क्या भरोगे उसमें? जो भी डालोगे बाहर ही गिर जाएगा। तो इफ यू आर टू फुल ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज, इट्स डिफिकल्ट टू लर्न न्यू थिंग्स। एम्प्टी योरसेल्फ, बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत इन्हेंसमेंट होगा। इसमें इस बैच का पर्पज नहीं आपको कि सारी थ्योरी पढ़ा देना, नहीं, लेकिन आपके प्रोसेस को इंप्रूव कर डालूंगा मैं, अगर आप मुझे मौका देंगे तो। हम इस कोर्स के थ्रू आपका मैथ नहीं खत्म कर रहे हैं, नहीं, जो आपको आता है उसको इनहेंस कर रहा हूं मैं। कंट्राडिक्शन नहीं है, इनहेंसमेंट है। बट थोड़ा सा तुम्हें अपने आप को खाली करना पड़ेगा, सीखने के लिए ओपन करना पड़ेगा। अगर आप ओपन करोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे।
ए बी रूल कोई परसेंटेज से बोलिए यार। देखो थियरी अगर परसेंटेज की देखनी है, रेमो मैथ्स यूट्यूब चैनल पे 13 लेक्चर्स पड़े हुए हैं, 13 गो एंड वॉच, सब क्लियर हो जाएगा। देखो तो एक बात, थियरी और ये सब उसमें कवर किए मैंने। दिमाग शांत नहीं रहता, कंसंट्रेट कैसे करें? देखो, व्हाई डू यू वांट माइंड टू बी साइलेंट? डू यू एवर से योर हार्ट टू बिकम साइलेंट? नो, बिकॉज यू नो इफ इट इज साइलेंट यू विल डाई, राइट? तो हम चाहते हैं कि हमारा दिल हमेशा चलता रहे, लव डब चलता रहे उसमें, ठीक है? तो देखो ऐसा है, दिमाग तो चलेगा। दिमाग का काम क्या है कि जो भी डेटा है उसको वो इधर उधर मिक्स करके ऐसे प्रोसेस करता रहता है, तो उसका काम है वो चलेगा, वो ऐसी डिवाइस है कि वो चलती रहेगी। बट मैं आपसे पूछता हूं कि तुम्हारा दिमाग तब कहां होता है when you are so happy? Just look at it. उसकी फंक्शनिंग को अगर आप समझोगे, अगर आप दिमाग की फंक्शनिंग को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि फोर्स करके उसको साइलेंट नहीं किया जा सकता है। बट अगर आप अपने आप को किसी इंटेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लो, अगर आपका किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़िया है, तो वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता है, वो अपना काम करता है, वो तुमसे थोड़ा दूर हो जाता है। ओके? सो जब आप खुश हैं, जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे आप लेट से बैडमिंटन का गेम खेल रहे हो, आई डोंट नो यू प्ले और नॉट, व्हेन यू प्ले द गेम एंड यू आर इंटेंसली इन्वॉल्व इनटू इट, नथिंग इज देयर इन द माइंड, माइंड इज फोकस्ड ऑन द शटल, ठीक है? शटल आ रही, थोड़ा सा लैप्स हो जाओगे, कहीं इधर उधर चलेगा, पता नहीं चलेगा तुमको, क्योंकि वहां क्विक मूवमेंट, निम्बल आपको मूवमेंट करना पड़ता है। तो आपको समझना यह है कि जो एक्टिविटीज आप डे टू डे परफॉर्म कर रहे हो, उस एक्टिविटी में आप कितना इन्वॉल्व्ड हो। अगर आपको लगता है कि मेरा दिमाग शांत होगा तब हम कंसंट्रेट करेंगे, तो वो शुभ घड़ी नहीं आएगी। आप जब कंसंट्रेट करने की कोशिश करोगे, दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। जब आप किसी भी एक चीज से फोकस्ड होगे, देन योर माइंड विल बी फोकस्ड। बट क्वेश्चन ये है कि क्या आप जो काम कर रहे हो वहां पर पूरा इन्वॉल्व हो? नहीं, कहीं ना कहीं डर की वजह से चीजें खराब हो रही हैं। फियर, यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट, कि मेरा क्या होगा। तो मेरा क्या होगा ही आपको डरा के बैठा हुआ दिमाग लगेगा नहीं फिर, ठीक है? तो थोड़ा रिस्क फ्रेंडली बन जाओ। चलने तो, जीवन क्या है, रिस्क ही है यार। हाँ, इंडिया में रोड पे कितने एक्सीडेंट होते हैं, यू नो दैट? रोड ट्रेवल इज टू रिस्की, सो मेनी पीपल डाई ऑन रोड्स। अरे तो छोड़ो, इंडिया में सांप काटने पे बहुत ज्यादा मौतें होती है, मैं कहीं पढ़ रहा था, टू हाई नंबर यार, कुछ था कि 50,000 से ज्यादा लोग एक साल में सांप काटने से मर जाते हैं। थिंक अबाउट इट। एवरी डे आई वॉज रीडिंग 1600 इन, मतलब जो न्यू बॉर्न होते हैं वो मर जाते हैं, पैदा होते ही मर जाते हैं, 1600। लाइफ इज अ रिस्क, डोंट फियर, टेक दैट रिस्क, allow yourself to do what you are doing fully, because if you don't do it fully, how can you expect something good out of it? Tell me, किसी भी चीज को अगर आप दिल से कर ही नहीं रहे हो तो तुम उसमें रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? अच्छा, बेईमानी होगी कि नहीं होगी ये? यस। और हाँ, जीवन में हम सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप किसी दूसरे को देख के आपको लगता है कि उसने इतना बड़ा काम कर लिया, मैं रह गया, तो यार ये तो गलत बात है ना। तुम जो कर रहे हो उस पर फोकस करो, जो बाकी कर रहा है उसको करने दो, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। टाइम बाउंडेशन होता है, क्वेश्चन नहीं बनता है, नर्वस हो जाता हूं। देखिए, पहले आप जीवन में सब्जेक्ट्स में क्लैरिटी लेके आओ। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप लेके आओ, कि आप पहली बात तो जैसे कहते हैं हथियार ही मजबूत नहीं है तो युद्ध में हाथ कांपेंगे तुम्हारे। हथियार मान लिया मजबूत भी है, हथियार से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या हथियार चलाना आपने ठीक से सीखा है।
अगर आपने हथियार चलाना ठीक से नहीं सीखा है, आप फ्लुएंट नहीं हो, तलवार तुम्हारे हाथ में दे दें, तुम्हें तलवारबाजी की प्रैक्टिस ही नहीं है, तो कैसे लड़ोगे? तो एक तो होता है कि जो टूल्स हैं जिससे आपको फाइट करना है वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए, शार्प होने चाहिए। तो वो हो गया आपका नॉलेज पार्ट, अंडरस्टैंडिंग पार्ट। फिर आता है एक परफॉर्मेंस, एक होता है फियर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस प्रेशर, कि आप एक एग्जाम दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसमें आपसे आउटपुट नहीं निकल रहा है, ठीक है। इट नीड प्रैक्टिस एंड इट नीड्स कि जब भैया तुम एग्जाम दे रहे हो तो आपका फोकस एग्जाम पर होना चाहिए, ना कि रिजल्ट पे होना चाहिए। रिजल्ट के बारे में सोच के लोग दुखी रहते हैं कि ये मैं जो मॉक दे रहा हूं इसका परिणाम खराब आएगा। यही फियर तो तुम्हें परफॉर्म करने से रोक रहा है ना, और क्या है? तभी तो तुम टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो। या तो आप ये सोच रहे हो कि मुझे टाइम बाउंड मैनर में 50 सवाल करने हैं, सारे करने हैं, तो यार जितना तुम्हारा स्पीड होगी उतने ही होंगे, तो कम से कम प्रेशर कम लो। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो यार, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही कंफर्टेबल होते जाओगे। हर वो चीज शुरू में मुश्किल लगती है, बट करते 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 आसान हो जाती है। यू थिंक अबाउट एनीथिंग, यू थिंक अबाउट ए स्पोर्ट्स। बैडमिंटन का रैकेट जब आप पहली बार पकड़ोगे कुछ नहीं होगा आपसे, करके देखो, बड़ा मुश्किल काम है। आपको पता है मैंने कभी कैरम नहीं खेला था, मुझे कैरम आज भी ठीक से खेलना नहीं आता है, क्योंकि बचपन में मुझे कभी कैरम बोर्ड मिला नहीं घर पे, लूडो के अलावा हमारे पास कुछ था नहीं ठीक है, तो कैरम मैंने खेला नहीं। फिर मैं कॉलेज गया, इंजीनियरिंग कॉलेज। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉमन रूम होता है, वहां कैरम बोर्ड होता है, तो बच्चे सब कैरम खेलते थे। मैं जब भी वहां जाता था तो क्या होती थी मेरी बेइज्जती। वहां सब इतने एक्सपर्ट थे कैरम खेलने में, बट आई वॉज बींग ह्यूमिलिएटेड बाई देम। तो एवरी स्मॉल लिटिल थिंग्स नीड सम टाइम टू प्रैक्टिस, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस, दे आर गुड एट इट। बचपन में खेला हुआ है उन्होंने, मैंने नहीं खेला। सिंपल है, दैट सिंपल। तो क्या मैं कैरम बोर्ड को मास्टर नहीं कर सकता हूं? आई कैन डू दैट इफ आई स्पेंड टाइम ऑन टू इट। बट फिर मैंने किया ही नहीं, मेरे को लगा ठीक है कोई बात नहीं, कुछ और करते हैं ठीक है। उनको बुरा लग रहा था वो सब, मैं खेलने आता था तो गेम खराब करता था मैं लोगों का, मुझे आता ही नहीं था खेलना। तो मैंने कहा छोड़ो इनको खेलने, तो मैं कुछ और ही खेलता हूं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से वन थिंग इज दैट इफ यू स्पेंड टाइम, लेट्स से आई टेक ए कैरम बोर्ड एंड आई प्रैक्टिस फॉर ए मंथ, विल आई इंप्रूव और नॉट? आई विल। I practice for 2 months, I will become better. I practice for 3 months, I will become even more better. So if I practice continuously, I will become efficient into it. Why not? समझ में आई बात की नहीं? तो सब चीजें सीखने का प्रोसेस एक ही है यार, दिल लगा के उसको करो, और कोई तरीका नहीं है इंप्रूव करने का। कोई भी चीज उठा लो तुम, बाइसाइकिल लर्निंग कैसे करी आपने? पहले कैंची चलाते थे, वो नहीं होता था, फिर जब ऊपर बैठने लगे साइकिल रुकती थी क्या? गिरे होगे, चोट लगी होगी, फिर बैलेंस बन गया, राइट? फिर आपने हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाई होगी। तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, इट कम्स थ्रू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, यू कैन मास्टर एनीथिंग, इट नीड्स प्रैक्टिस, दैट्स इट। तो बिना ये सोचे हुए कि परिणाम क्या होगा, अगर काम करोगे तो इंप्रूवमेंट भैया होगा, सिंपल सी बात है। तो काम करो, जितना तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना अपने आप को एक्सपोजर दोगे, जितना अपने आप को तपाओगे, उसका परिणाम आएगा। तो डरो मत, हर चीज का एक प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू इंप्रूवमेंट होता है। यू कैन लर्न एनीथिंग विद द राइट प्रोसेस। प्रोसेस फॉलो करो, सब अच्छा हो। चलें, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं शाम को।